Hello students. So today in this video I am going to start class 9th chapter number 4th which is structure of atom. So स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो डाल्टन एक इंग्लिश फिजिसिस्ट, केमिस्ट और मेटरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैटर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया सन 1808 में. और उस एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए जो कि हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट उन्होंने दिया वो दिया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. यानी कि जो भी मैटर हम हमारे आसपास देखते हैं या जो भी सब्सटेंस हमारे आसपास हम देखते हैं वो सब बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनाए और उन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या दिया? एटम दिया. सेकंड उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया वो दिया एटम्स आर इनडिविजिबल. यानी जो एटम्स होते हैं हम उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एटम सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मैटर के, तो हम एटम को फर्दर तोड़ नहीं सकते. विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम क्रिएट हो सकता है ना कोई एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो बेसिकली ये उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एटम बोला है. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. मान के चलिए एक केमिकल रिएक्शन हो रही है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ और जब भी कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो यहाँ पे CO2 प्रोडक्ट बनता है. तो कार्बन का जब कंबशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? CO2 बनेगा. सो यहाँ ये आपका जो है जो रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और ये आपका जो फाइनल बना है यहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट में एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट में भी एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है. इसका मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन में जितने एटम्स हमारे स्टार्टिंग में थे यानी रिएक्टेंट में जितने एटम थे उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में है. ना तो कोई एटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है और ना ही कोई एटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है. ओके, तो ये था डाल्टन्स का सेकंड पोस्टुलेट. उसके बाद देखिए जो थर्ड पोस्टुलेट्स था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज. अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेता हूं तो उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन एटम्स का जो साइज होगा, जो मास होगा और जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी. चलो एक एग्जांपल से भी इसको समझते हैं. मान के चलिए मैं कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेता हूं. जैसे मैंने एक कॉपर की वायर ले ली. सो कॉपर इज एलिमेंट. अब कॉपर की वायर में जितने भी एटम्स होंगे वो सब किसके होंगे? कॉपर के होंगे. तो ये सब एटम्स किसके हो गए? कॉपर के हो गए. तो डाल्टन ने जो पोस्टुलेट दिया था उसमें ये बोला था कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेता हूं तो उस एलिमेंट में जितनी भी एटम्स होंगे, आप सभी को पता है जो एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा? आपका एटम होगा. तो ये जो सारे कॉपर के एटम है इन सारे एटम्स का जो साइज होगा वो आपका क्या होगा? सेम होगा. तो इन सभी का साइज आपका सेम होगा. इन सभी एटम्स का जो मास होगा वो भी आपका सेम होगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. यानी कि कॉपर के एलिमेंट में कॉपर के जितने भी एटम्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे. इसी तरीके से अगर आप आयरन लेते हो, लोहा Fe, तो आयरन के एलिमेंट में आयरन के जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे. उनका मास, उनका साइज, उनकी प्रॉपर्टीज वो सब सेम होंगी. ठीक है. सो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर थर्ड. उसके बाद जो अगला पोस्टुलेट दिया था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स लेता हूं तो उन एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका साइज अलग होगा, उनका मास अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी. चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को. मान के चलो मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूं. एक एलिमेंट मैंने ले लिया कॉपर. अगेन एक एलिमेंट मेरे पास है, कॉपर का एलिमेंट है. कॉपर के एलिमेंट में सभी एटम किसके होंगे? कॉपर के होंगे. और एक दूसरा एलिमेंट है जो मेरे पास, दैट इज ऑफ आयरन. तो एक मेरे पास आयरन का एलिमेंट है. सो दिस इज आयरन. आयरन क्या होता है? आपका Fe होता है. तो देखो उसने बोला है कि अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट को लेते हैं तो उन दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन एटम्स का जो मास होगा वो भी अलग होगा. मतलब कॉपर के एटम का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा आयरन के एटम के मास से. इसी तरीके से कॉपर के एटम का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा आयरन के एटम के साइज के. जैसे आपको पता है जो कॉपर होता है उसका जो एटम होता है वो आयरन के एटम से बड़ा होता है. ठीक है. और जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी. सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट. उसके बाद देखिए जो अगला पोस्टुलेट था, एटम्स कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. यानी एटम कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या बनाते हैं?
कंपाउंड बनाते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है। सो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो ये जो आपका वाटर बना है ये क्या है? वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड होता है। अब देखो जो वाटर कंपाउंड है इसमें दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से? एक तो आपका हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है? ऑक्सीजन है। और इन दो एलिमेंट के एटम्स कितने कितने हैं? आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन के तो दो एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक एटम है। इसका मतलब हाइड्रोजन के तो दो एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक एटम है। तो यहाँ पे एटम्स का अगर आप रेशियो लोगे सो डेट इज 2:1, यानी कि दो एटम तो हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। तो आप देख सकते हो ये जो आपका रेशियो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो इस पोस्टुलेट में डाल्टन ने क्या बोला था कि जो एटम्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाफ एटम कंबाइन हो रहा है या 3/4 एटम कंबाइन हो रहा है। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने CO2 का एग्जांपल लिया था, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। तो CO2 में एक एटम कार्बन का है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं। तो अगेन रेशियो कितनी है आपकी? 1:2। आई होप आपको समझ आया होगा कि एटम जब भी कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एटम क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और उन कंपाउंड्स में जो एटम्स का रेशियो होता है वो सिंपल सा रेशियो होता है। लेकिन ये जो पोस्टुलेट था डाल्टन का ये बाद में गलत साबित हुआ था, क्योंकि आपको पता है जो आपका ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसी तरीके से आपका सुक्रोज होता है उसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो सिंपल या स्मॉल होल नंबर रेशियो नहीं है, यहाँ पे कुछ बड़ा रेशियो आ रहा है, जैसे 12:22:11। तो ये स्मॉल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो ये बाद में जाके पता चला था, लेकिन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला था कि जब भी एटम कंबाइन होंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। उसके बाद देखो जो लास्ट पोस्टुलेट था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का वो था द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड इन ए गिवन कंपाउंड। यानी आप कोई भी कंपाउंड अगर लेते हो तो उस कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स है और जो टाइप ऑफ एटम है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। जैसे मान के चलो आपने वाटर को लिया, सो आपको पता है जो वाटर होता है वो क्या होता है आपका? H2O। सो वाटर इज H2O। तो वाटर में हमेशा दो एलिमेंट ही मिलेंगे आपको, वन इज हाइड्रोजन, अदर इज ऑक्सीजन। मतलब पानी को आप कहीं से भी लो, चाहे आप टैप का वाटर लो, ठूटी का पानी लो, चाहे नदी का पानी लो, चाहे किसी पॉन्ड का पानी लो या मिनरल वाटर लो, वाटर जो होगा वो हमेशा दो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, वन इज हाइड्रोजन अदर इज ऑक्सीजन। और इन एटम्स का जो रेशियो होगा दैट इज 2:1। सो ये डाल्टन का एक पोस्टुलेट था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ विच इज CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसमें हमेशा दो एटम होंगे, मतलब दो एलिमेंट होंगे, वन इज कार्बन एंड अदर इज ऑक्सीजन। तो एक एटम तो आपका कार्बन का होगा और दो एटम आपके ऑक्सीजन के होंगे। यानी CO2 चाहे सोर्स आपका कोई भी हो, चाहे CO2 आप एटमॉस्फेयर से लेते हो या फिर CO2 आपको कोई लैब में रिएक्शन से मिलती हो। जैसे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो हमारा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस रिएक्शन में एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस एक CO2 गैस निकलती है। तो CO2 जो होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी CO2 में हमेशा दो एलिमेंट होंगे, यानी टाइप ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। अब देखो डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी वो 1808 में दी थी, और ये एटॉमिक थ्योरी लगभग 1896 यानी 1900 के करीब, तब तक तो ये एटॉमिक थ्योरी ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही 1897 आया तो 1897 में हमारे एक साइंटिस्ट थे सर J.J. थॉमसन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे डिटेल में। तो अभी आप इतना ही समझो कि 1897 में 1897 में सर J.J. थॉमसन जो एक हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और इन्होंने डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, विच इज प्रेजेंट इन एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट। यानी आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जैसे ही 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो उससे ये क्लियर हो गया कि जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट दिया था पहला दूसरा, कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर का एटम होता है, यानी जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है और एटम सबसे छोटा होता है, एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एटम की कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती। वो बात यहाँ पे गलत साबित हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी से पता चल गया था कि एटम सबसे छोटा नहीं होता, एटम खुद कुछ पार्टिकल से बना होता है, जिसमें से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक हमारे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन नाम के। तो गोल्डस्टीन ने उस टाइम सोचा कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये बात तो उस टाइम पता थी कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो सीधी सी बात है, उन्होंने बोला कि अगर एटम के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर एटम के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पॉजिटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या रखा, उन्होंने उन पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम रखा था यहाँ पे प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद गोल्डस्टीन ने डिफाइन किया कि जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो प्रेजेंट होता है हर एलिमेंट के एटम में। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद अब हम बात करते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इलेक्ट्रॉन की क्या खासियत है और प्रोटॉन्स की क्या खासियत है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो काफ़ी कम होता है, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास काफ़ी कम होता है, 10 की पावर -31, यानी लगभग 0.0001 आप मान सकते हो, मतलब काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है। और अब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 1/1840 टाइम्स होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के कंपेयर में काफ़ी हल्का होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। उसके बाद चार्ज की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो ये तो आपको अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लगा दिया हमने, और उसकी वैल्यू कितनी होती है ये आप याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। और चार्ज की जो यूनिट होती है वो आपकी कूलम होती है, जैसे मास की केजी होती है, टाइम की सेकंड होती है, लेंथ की मीटर होती है, इस प्रकार से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एक रिलेटिव चार्ज हम लेके चलते हैं, रिलेटिव स्केल पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 भी बोल देते हैं। मतलब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम बोल देते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस पर -1 यूनिट चार्ज है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके पास सोडियम का एटम है, तो सोडियम का नंबर होता है 11। तो अगर सोडियम का नंबर 11 होता है तो सोडियम के अंदर 11 ही क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये तो आपको पता ही है। और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 11 ही आपके क्या हो गए यहाँ पे, प्रोटॉन्स हो गए। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पे -11 यूनिट चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला है ये आपकी रिलेटिव यूनिट होती है। लेकिन एग्जैक्टली कितना चार्ज होता है, एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, वो आपका ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये एब्सोल्यूट चार्ज है। और रिलेटिवली बात करें तो हम इसको -1 बोल देते हैं। ओके, सो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में और चार्ज के बारे में। उसके बाद देखो हमारे पास प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का भी मास होता है यहाँ पे। सो प्रोटॉन का जो मास होता है आपको दिख रहा होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। सो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास आपने देखा था 10 टू दी पावर -31 kg था। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोटॉन का मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है जो आपका प्रोटॉन होता है वो 1840 या लगभग बोल सकते हो कि 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। सो प्रोटॉन इज अराउंड 2000 टाइम्स मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो प्रोटॉन होता है उस पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर
-19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर इतना ही चार्ज प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद 35 साल के बाद, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1897 में हुई थी, मैंने आपको बताया था। जे थॉमसन ने कौन से साल में की थी? 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, और तभी प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो आपकी 1932 में हुई थी, 1932 में। और किसने की थी? आपके चैडविक ने। सो चैडविक ये भी आपके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1932 यानी 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और क्या बोला था कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। और एक और बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, न्यूट्रॉन पे जो मास होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। यानी जितना मास प्रोटॉन पे होता है उतना ही मास आपका न्यूट्रॉन पे होता है। तो मैंने आपको भी बताया था, प्रोटॉन पे जो मास होता है वो आपका कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इतना मास आपका किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। तो इतना ही मास आपका न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है। सो 1932 में जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो अब पता चल गया था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, एटम भी फर्दर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब ये तो क्लियर हो गया था कि जो डाल्टन ने बोला था वो कुछ पोस्टुलेट्स गलत थे उसके। एक तो ये गलत था कि सबसे छोटा एटम होता है, एटम से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरा, डाल्टन्स ने एक और बात बोली थी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेता हूं, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। डाल्टन का एक और पोस्टुलेट था कि अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया। अब हाइड्रोजन के एलिमेंट में क्या होंगे? सभी हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो उसने बोला था एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है उसमें सारे एटम्स जो होते हैं उनका मास और उनका जो साइज होता है वो सेम होता है। लेकिन बाद में पता चला कि एक ही एलिमेंट में सभी एटम्स का मास सेम नहीं होता। बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई थी, आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई थी। तो ये सारी चीजें हमारी चैप्टर में आगे आएंगी, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कहने की बात है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो 1896 तक तो ठीक ठीक थी, लेकिन 1897 जैसे आया तो उस टाइम डाल्टन्स की काफ़ी सारी बातें गलत साबित होने लगी। अब ये तो पता चल गया कि जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अब उन पार्टिकल्स को अरेंज कैसे करें, मतलब एटम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये नहीं पता था अभी तक। यानी एटम में प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता था। तो अब बारी थी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके अब एटम की स्ट्रक्चर का पता लगाना। तो एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना मॉडल दिया, दैट इज जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो जे थॉमसन ने 1903, तो ये बात है 1903 की, 1903। और आपको पता है कि 1897 यानी कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो अराउंड यहाँ पे 6 साल बाद जे थॉमसन ने अपना मॉडल रख दिया यहाँ पे एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कि एटम दिखता कैसा है, होता कैसा है। तो जे थॉमसन के जो एटम का मॉडल दिया था उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं। तो देखो, जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें 2 बातें बोली थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो एटम होता है वो एक स्फेयर होता है, स्फेयर यानी एक गोला होता है, किसका? पॉजिटिव चार्ज का। यानी एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम एक स्फेयर शेप का होता है, यानी एटम गोल होता है, और एटम में हर जगह क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। यानी एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है और बीच बीच में कहीं कहीं पे उसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम्बेडेड मतलब होता है जैसे हम मोतियों को जड़ देते हैं हीरे में, है ना। इसी तरीके से जो एटम होता है वो एक स्फेयर होता है, एक गोला होता है जिसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो, ये था जे थॉमसन का मॉडल और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पूरा हमारा क्या है? एक एटम है जो कि एक स्फेरिकल क्लाउड है ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पूरे स्पेस में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। तो हर जगह तो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर
एम्बेडेड इन इट। ठीक है, तो ये जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। अच्छा, एक और चीज जो जे थॉमसन ने बोली थी, द टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के, और हमारा एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो जे थॉमसन ने बोला था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम में उतना ही आपके नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा जो एटम होगा वो क्या होगा, एटम हमारा न्यूट्रल होगा। तो ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बोली थी कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये तो पहले से भी पता था कि एटम जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन्होंने भी ये बात बोली थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल क्लाउड में है, जितना पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होगा जो एम्बेडेड होगा। अच्छा, अब जे थॉमसन के मॉडल को हम प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आया है ये वाली पिक्चर से, तो इसको समझो जैसे आपका वाटरमेलन होता है, यानी आपका तरबूज होता है। इस तरबूज में आपको पता है एक तो आपका रेड वाला एडिबल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं ना, तो ये जो रेड वाला पार्ट होता है इसे आप मान सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी रेड वाला पार्ट आपको पता है पूरे वाटरमेलन में हर जगह रेड वाला पार्ट फैला होता है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि इस रेड वाले पार्ट में एम्बेडेड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इसमें धसे होते हैं अंदर की तरफ, है ना। तो ये जो आपके सीड्स हो गए, ये जो आपके बीज हो गए वाटरमेलन में, तरबूज में जो आपके बीज हो गए, ये आपके कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए जे थॉमसन ने अपने मॉडल को वाटरमेलन मॉडल बोला कि आप इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हो। तो तरबूज में जो रेड वाला पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला था इसने अपने मॉडल को। अच्छा, प्लम पुडिंग मतलब क्या होता है, आप सभी ने केक देखा होगा या मफिन खाया होगा आप सभी ने, जो हमारा मफिन होता है। सो मफिन में क्या होता है, हर जगह आपका ब्रेड होता है ना। मफिन केक जो होता है, तो मफिन केक में हर जगह आपका क्या होता है, ब्रेड होता है, और कहीं कहीं पे यहाँ पे आपकी चेरीज होती हैं। या बोल सकते हो आपके पास एक केक है, इस केक में आपके ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड है। तो ये पूरा जो आपका केक हो गया, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो पूरा केक आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये जो आपके यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है या जो भी किशमिश वगैरह है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो दिस इज जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन ने अपने मॉडल में यही बोला था कि जो एटम होता है वो एक स्फेयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, यानी एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें कहीं कहीं पे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज है जो वो एम्बेडेड है। सो हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था 1903 में। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस समय जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था एटम का, उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आप सभी को मैंने अभी बताया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में, यानी 1932 में। और जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था 1903 में। तो इसीलिए जे थॉमसन ने अपने मॉडल में न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया, ओनली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र किया। और जे थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया तो उस समय काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, वो एटम की स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो उन एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जे थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल हो गया था। और उसके बाद एक और हमारे साइंटिस्ट आए जो रदरफोर्ड है, उन्होंने सक्सेसफुली एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी कर दी थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।